हमने अभी तक देखा जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, उसमें डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स थे, बट देयर वाज वन मेजर पार्टी व्हिच वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इनटू द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन उसमें ब्रिटिश को अच्छे से समझ आया था कि कांग्रेस का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से कोशिश की गई कि गांधी जो है और वाइसरॉय इरविन जो इनके बीच में क्या करवाई, एक मीटिंग करवाई गई जिसमें एक पैक्ट साइन हो गया था, विच वॉज कॉल्ड एज गांधी इरविन पैक्ट, या उसी को बोला गया था दिल्ली पैक्ट, क्योंकि ये साइन ही कहाँ दिल्ली में हो गया था, इट वॉज कॉल्ड एज दिल्ली पैक्ट। जिसकी वजह से फिर जब पैक्ट हो गया, जो कांग्रेस है, इन्होंने एक सेशन किया, दैट वाज कराची सेशन। इस सेशन में गांधी वाज अलाउड टू पार्टिसिपेट इनटू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट होता है दैट इज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है ये भी कहां पे हो गया, लंदन में ही, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कहां होती थी, लंदन में। सो इट स्टार्टेड इन 1931, इट वाज सितंबर 7th 1931, दैट वाज अ डेट ऑन विच दिस कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड इन लंदन। तो इसमें गांधी अब रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे, ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस रिप्रेजेंटेशन में गांधी ने पुट फॉरवर्ड की डिमांड्स, क्योंकि वहां पे आप देखिए कॉन्फ्रेंस होती किस लिए थी, ताकि बातचीत हो लीडर्स के साथ, वो डिमांड्स रखे अपनी क्या चाहते हैं वो। हमने पहले ही देखा कि पहले ही कुछ लोग गए थे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जैसे B.R. अम्बेडकर, वो किनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, डिप्रेस्ड क्लास को, शेड्यूल कास्ट को। तो इस वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी वहां पे थे, ही वॉज रिप्रेजेंट द डिप्रेस्ड क्लास। तो गांधी ने जो डिमांड्स फॉरवर्ड की थी यहाँ पे, सबसे पहली डिमांड की थी कि इमीडिएटली इंडिया में एस्टैब्लिश की जाए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल एज एट द प्रोविंसेस। क्योंकि हमने देखा था जो मिनिस्ट्रीज थी, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स थे, दिस एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स बनाए गए थे, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे टू दी लेजिस्लेचर। तो यही पहली डिमांड थी गांधी की कि जो भी ये एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं, दे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। तो उसी को हम कहेंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जैसा अभी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो भी करती है उनको जवाब कहां पे देना पड़ता है, पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ता है हर एक एक्शन का, उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो वैसे ही गांधी ने तब एडवोकेट किया था इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट की जाए सेंटर में भी, और कहां पे, प्रोविंसेस। जैसे आजकल स्टेट्स तब क्या होते थे, प्रोविंसेस होते थे। तो ये दैट वाज द फर्स्ट डिमांड। सेकंड डिमांड जो गांधी ने कहा अब इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक ये बातचीत हो रही थी कि जो ये अनटचेबल्स है या शेड्यूल कास्ट जो है, इनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। दिस वाज द डिमांड ऑफ B.R. अम्बेडकर, लेकिन गांधी वाज अगेंस्ट इट। ही वाज सेइंग दैट कि जो अनटचेबल्स है ये पार्ट है हिंदूज का ही, अगर हमने आज इनको अलग किया तो ये हमेशा अलग सेक्शन ही रहेगा। तो इसीलिए ही वाज नॉट अलाउइंग ब्रिटिश कि आप इनको सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट दो, किनको अनटचेबल्स की बात करो या शेड्यूल कास्ट की मैं बात कर रहा हूं। सो ही वाज अगेंस्ट इट दैट दे मस्ट नॉट बी गिवन द सेपरेट इलेक्टोरेट। दैट वाज हिज सेकंड डिमांड, ठीक है। इनफैक्ट गांधी ये भी कहते थे, कह रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, मुस्लिम्स या और बाकी जो डिफरेंट माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो या डिफरेंट माइनॉरिटीज हो, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मत दो। दिस वर डिमांड्स ऑफ गांधी इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन ब्रिटिश को हर एक सेक्शन को खुश रखना था। मुस्लिम्स को तो पहले ही दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट, तो गांधी बात कर रही थी उससे वापस लेने की वो, लेकिन ब्रिटिश ऐसा कर नहीं सकती थी। तो जो डिमांड्स थे, दीज वर अनएक्सेप्टेबल फॉर ब्रिटिश राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ना तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उस टाइम पे एस्टैब्लिश कर सकती थी ब्रिटिश, ना तो ये जो इलेक्टोरेट की बात हो रही थी, चाहे वो डिप्रेस क्लास के लिए, अनटचेबल्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए या सिख्स के लिए, जो भी माइनॉरिटीज थी, तो उस टाइम पे ब्रिटिश इनके खिलाफ नहीं जा सकता था। तो इन शॉर्ट इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश ने कोई डिमांड नहीं मानी। तो इतनी कोशिश के बाद भी जब गांधी को कुछ हाथ में आया नहीं, तो उस टाइम पे जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम करेंगे, क्योंकि वो बंद हो गया था जब गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, जब इनकी बातचीत हो गई थी, उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए CDM को रोका गया था। लेकिन जब ये सेकंड राउंड टेबल की बातचीत जब होगी इनकी, ये जब फेल हो गया, गांधी के हाथ कुछ लगा नहीं, तो उस टाइम पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिर से डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, वापस शुरू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। दैट वाज हाउ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड, वेयर द टॉक्स वर हेल्ड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द गांधी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। सो यू लाइक इन दिस, हाँ, वो साइन किस लिए हुआ था, ताकि ये पहले पार्टिसिपेट करे, वो तो हो गया था इंप्लीमेंट, वो सब इंप्लीमेंट हो गया, वो सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि ताकि पहले आए टेबल पे। ये तो बाद की बात है, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हो गया, वो जब साइन हो गया, जब वो डिमांड्स मानी इरविन ने, तब जाके कांग्रेस ने गांधी को परमिट किया, यू कैन पार्टिसिपेट इनटू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें सेकंड RTC में
It was held in London. It was held in London from 7th September 1931. September 1931. Next देखिए, the INC nominated Gandhi. The INC nominated Gandhi as its sole representative for this conference. Sole representative for this conference. Next, okay. In this conference, Gandhi put forwarded demand of the immediate establishment of a responsible government at the center as well as in the provinces. At the center as well as in the provinces. Next, okay. Gandhi said that untouchables were Hindus. Untouchables were Hindus and thus not to be treated as a minority. So he discarded the idea of a separate electorate. For them. Next, okay. He also said that there was no need for separate electorates. For Muslims or other minorities. No need for separate electorates for Muslims or other minorities. तो गांधी ने बहुत कोशिश की थी ये डिमांड्स मनवाने की, कहां पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उनको पता थी अगर मैं यहां से एम्प्टी हैंडेड गया तो वापस इंडिया में शुरू क्या होने वाला है, CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. लेकिन बहुत प्रेशर डालने के बाद भी ब्रिटिश वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ गांधी इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. इनफैक्ट वहां पे उसको उल्टा, जो उस टाइम पे द PM ऑफ दिस ब्रिटेन थे, द पर्सन वॉज विंस्टन not PM, he was there in the house in the conference. So he called Gandhi as a seditious fakir. That was the actual word which was being put forward by Winston Churchill. Seditious मतलब क्या होता है, जो भटकाता है लोगों को सरकार के खिलाफ. Sedition उसी को हम कहते हैं. तो इसको नाम दिया तब that Gandhi is a seditious fakir. That was being mentioned by Winston Churchill. He will be the PM of Britain in the future. जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में आगे बढ़ेंगे, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन.
किनकी बात कर रहा हूं? विंस्टन चर्चिल. So he was there as a part of the second round table conference. So he termed Gandhi as the seditious fakir. ठीक है. So next you write, even after the powerful advocacy in second round table conference, Gandhi achieved nothing. Powerful advocacy in second round table conference, Gandhi achieved nothing and came back empty-handed. Next, okay, moreover, Winston Churchill called him as a seditious fakir. इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे आप ये seditious fakir. तो जब ये सब फेल हो गया तब जाके कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया कि हम क्या करने जा रहे हैं, वापस रिज्यूम करने जा रहे हैं. क्या? सिविल डिसोबीडियंस. इट वाज रिज्यूम्ड फ्रॉम जनवरी 1932, क्योंकि सितंबर में सेकंड आरटीसी हो गया, उससे कुछ निकला नहीं, तो इन्होंने डिसाइड किया कि जनवरी 1932 से हम वापस क्या करेंगे शुरू, सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, ये इन्होंने डिसाइड किया. लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया यहां पे, उनने वॉइस रॉय को पहले चेंज किया. वॉइस रॉय कौन थे? इरविन थे. उसको चेंज किया बाय अ पर्सन कॉल्ड एज लॉर्ड विलिंगडन. He was called as Lord Wellington, जिसने नई ब्रिटिश पॉलिसी इंट्रोड्यूस की कहां पे, इंडिया में. We will see the policy. इस पॉलिसी में क्या चेंज आई, कैसे एटीट्यूड चेंज हो गया किसका, ब्रिटिश का, टुवर्ड्स इंडिया. ठीक है. फर्स्ट यू विल राइट, on the failure of second round table conference, Congress Working Committee decided to resume civil disobedience movement from January 1932. To resume civil disobedience movement from January 1932. Next, okay. In India, British replaced Lord Irwin. With Wellington as the new viceroy. With Wellington as the new viceroy. Who proposed new British policy. With three major considerations. कंसिडरेशन. ये तीन चीजें क्या इस पॉलिसी में थी जो किसने बनाई, विलिंगडन, जो नया क्या था, वॉइस रॉय. समझ लो, पहली जो इसमें जो बात लिखी थी इस पॉलिसी में कि गांधी को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो टेम्पो क्रिएट करे एक मोमेंट के लिए. टेम्पो मतलब लोगों में जोश और जज्बा भरे कि वो सीडीएम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जैसे किसी से होता है. कश्मीर में भी आप जानते हो डिफरेंट पर्सनालिटीज वर हियर जिनके पीछे लोग चलते रहते थे, उनके एक इशारे पे लोग चलते थे. वैसे ही गांधी वॉज ए नेशनल हीरो फॉर इंडिया. सो इसीलिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि गांधी को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो टेम्पो क्रिएट करे, किसके लिए, एक मास मूवमेंट के लिए. We will not permit him that he can conduct the massive mass movement. That was the first consideration of this policy about Gandhi.
ठीक है। सेकंड जो इस पॉलिसी में इस विलिंगटन ने लाया था, कहा कि हमें यकीन दिलाना होगा अपने लॉयलिस्ट को, क्योंकि हिंदुस्तान में काफ़ी लोग हिंदुस्तानी ऐसे थे जो ये डिसलॉयलिस्ट किनके थे, ब्रिटिश के, जो उनका नमक खाते थे, जो उनके अंडर काम करते थे, जो उनके लिए वफादार थे। तो उनको हमें यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम गांधी को ऐसे ही छोड़ नहीं रहे। अब डरना नहीं, हम गांधी को छोड़ नहीं रहे ना। तो अब ऐसा समझना कि ब्रिटिश का विल नहीं है रूल करने के लिए इंडिया में, वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन रूलिंग इंडिया। सो ऐसा आपको नहीं समझना, इनको यकीन दिलाना था। दैट वाज द सेकंड कंसिडरेशन ऑफ द पॉलिसी व्हिच वाज बीइंग ब्रॉट बाय विलिंगटन। फर्स्ट वाज गांधी को हमें अलाउ नहीं करना है कि वो टेम्पो क्रिएट करे एक मास मूवमेंट के लिए। सेकंड वाज दैट ये कह रहे थे कि जो हमारे लॉयलिस्ट हैं जो यहाँ पे इंडिया में है, उनको यकीन दिलाना है कि हम बराबर उतना इंटरेस्टेड रूल करने के लिए जितना पहले थे, और हम गांधी को ऐसे ही खुला नहीं छोड़ रहे हैं। एंड थर्ड थिंग वाज कि नेशनलिस्ट मूवमेंट को हमें इजाजत देनी नहीं है कि वो लोग अपने साथ जोड़े नेशनलिस्ट मूवमेंट को। एक तो गांधी का अलग था, गांधी को अलाउ नहीं करना है, और ओवरऑल नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हिंदुस्तान में शुरू हुई है, इसमें लोग जुड़ने नहीं चाहिए। हमें किसी ना किसी तरीके से लोगों को दूर रखना है मूवमेंट, जैसे रखते हैं फिर डिफरेंट पॉलिसीज से, और वेरी वेल अवेयर कि कैसे लोगों को दूर रखते हैं डिफरेंट चीज़ों से। ठीक है, तो वैसे ही उस टाइम पे इंडिया में हो रहा था कि ये तीन कंसिडरेशंस किसने लाई, लॉर्ड विलिंगटन ने, हु वाज अ न्यू वाइसरॉय। ठीक है, सो वी विल राइट नंबर 1, ये जो तीन कंसिडरेशन थी। नंबर 1, Gandhi must not be permitted. Gandhi must not be permitted to build up tempo. To build up tempo. T-E-M-P-O. T-E-M-P-O. To build up tempo for massive mass movement. To build up tempo for massive mass movement. Number 2, to reassure the British loyalists, to reassure, not assure, to reassure the British loyalists that the Gandhi was not left, as a rival authority, not left as a rival authority to the government of India, as well as British government was not loosening the will, to rule in India. Loosening the will to rule in India. Number 3, in particular nationalist movement must not be permitted. Nationalist movement must not be permitted to gather अलग है, to अलग है, to gather the force. Must not be permitted to gather the force. तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए पॉलिसी बनाई थी, गांधी के खिलाफ पॉलिसी थी, लोगों के खिलाफ थी, ठीक है, और जिनके लॉयलिस्ट थे उनको दिखाना था कि हम हैं यहाँ पे। इसके लिए कुछ ना कुछ करना था। जैसे अभी आपने इंसिडेंट देखा, नेशनल एम्बलम तोड़ा, उसके लिए कुछ किया गया फिर, ठीक है। किसी ने बोला कि आई विल सेट ऑन हंगर स्ट्राइक, अगर ऐसा नहीं हो गया, उनने किया वैसा। इट वॉज गिविंग एश्योरेंस टू द लॉयलिस्ट। अब समझ लो, तो ऐसे ही काम हो रहा था तब भी। तो अब जब ये प्रोमिसेस की अपनी पॉलिसी में, तो उस टाइम पे सिविल मार्शल लॉ लगाया गया। आई होप कि मार्शल लॉ आपको पता हो, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के बारे में बात करता है, जब मिलिट्री के हवाले किया जाता है सब कुछ। तो वही सिविल मार्शल लॉ अप्लाई किया किसने, ब्रिटिश ने। सिविल लिबर्टीज को खत्म किया गया, किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, किसी की भी जमीन छीन सकते थे। अब सब वाकिफ हो इन चीज़ों से, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने देखी हुई है। अब समझ गए,
ठीक है. In fact, here at our place also, that these things have been there, how the confiscation of land has been there on the different incidents. तो यही सब पॉलिसीज पहले भी थी तब जब ब्रिटिश रूल कर रहा था किस पे, इंडिया पे, दैट किसी को भी अरेस्ट किया जा रहा था और किसी का भी लैंड कन्फ्यूजन की जमीन हड़प ली जाती थी. ठीक है. इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस टाइम पे एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन करार किया गया, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, एंड गांधी को भेजा गया जेल. इट वॉज अ जेल कॉल्ड एज येरावड़ा जेल, विच इज एट पुणे. ठीक है. तो इस जेल में किसको भेजा गया, गांधी को, ताकि ये सब जो पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें 3 मेजर पॉइंट्स थे वो सब इंप्लीमेंट हो जाए. तो वो तो ऐसे ही होना था कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, आपने लिबर्टीज खत्म की, आपने मार्शल लॉ इंप्लीमेंट किया. तो यही एक तरीका था, दैट वाज बाय फोर्स, दैट हाउ यू कैन स्टॉप द पीपल टू गो फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट. ठीक है. सो नेक्स्ट विल राइट, टू implement this policy, civil martial law was applied. To implement this policy, civil martial law was applied. Civil martial law was applied, which was as follows. Civil martial law was applied, which was as follows. Which was as follows. Next देखिए, civil liberties no longer existed. या पॉइंट्स में आप लिखना, civil liberties no longer existed. No longer existed. Second, authorities could arrest people. Authorities could arrest people. Could arrest people and confiscate their property. And confiscate their property at will. And confiscate their property at will. At will. Third, INC was declared as an illegal organization. INC was declared as an illegal organization, as well as Gandhiji या Mahatma Gandhi was sent to Yerawada jail in Pune. अब पब्लिक रिस्पॉन्स क्या था इसी चीज़ के लिए. अब जब वहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन, ब्रिटिश, तो पब्लिक भी काफ़ी गुस्से से रिस्पॉन्ड कर रही थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही नेशनलिस्टिक जो फीलिंग्स थे वो बहुत स्ट्रांगली बिल्ट हो गई थी लोगों में. जब मूवमेंट बना हुआ था, दैट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो पब्लिक रिस्पॉन्स वाज वेरी मच एंगर. वो कंटिन्यू कर रहे थे अपने प्रोटेस्ट के साथ. जो इनका जो था दैट वाज सिविल मार्शल लॉ. तो उस चक्कर में उस टाइम पे 80,000 पीपल वर जेल्ड. 80,000 या यू कैन से सत्याग्राहीज. Those people who are walking on the Gandhi's advice, on the advice of non-violence, they were protesting, but all of the people who were being found protesting, they all were arrested. That means at least 80,000 people were jailed at that point of time when they were revolting against the civil martial law. ठीक है. तो उस टाइम पे गांधी ने क्या किया, उसने अपना आश्रम भी शिफ्ट करवाया. That was from अहमदाबाद. हमने देखा था the आश्रम which was first established at अहमदाबाद. कौन सा आश्रम था? साबरमती आश्रम. It was shifted to the other place. Place was called as वर्धा, क्योंकि साबरमती आश्रम बहुत मशहूर बन चुका था. अच्छे से जानते थे अथॉरिटीज की वहीं पे मिलते हैं सत्याग्रहीज, तो वहां जाके अरेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती थी. तो इसीलिए अहमदाबाद से वर्धा इसको शिफ्ट किया गया. दैट वाज ऑन 7th of November 1933 में इस आश्रम को शिफ्ट किया गया. ठीक है. तो यू विल राइट द नेक्स्ट पॉइंट. The public response to civil martial law.
The public response to civil martial law. Civil martial law was anger. Anger, which was massive. Next, देखिए, in the first 4 months, 80,000 satyagrahis were jailed. सत्याग्रहीज वर जेल्ड. लेकिन जो आश्रम वाला मैंने इंसिडेंट बोला, इससे पहले बीच में कुछ और हो गया. ये तो 1933 की बात है. 1932 में ही एक और एक्शन ऐसा ब्रिटिश ने किया जिसकी वजह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दिख रही थी. ये क्या था? दैट वाज कम्युनल अबॉर्ड. और इसके साथ साथ क्या हो गया? द इंसिडेंट कॉल्ड एज पूना पैक्ट. गांधी कहाँ थे? जेल में. ही वॉज इन निराबड़ा जेल. तो यहां से अब जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी क्या हो गया? फेल हो गया. तो व्हाट ब्रिटिश ट्राई टू डू, दे ट्राई टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने अप्लाई की. कैसे? उनने डिप्रेस क्लास यानी कि शेड्यूल कास्ट है, इनको सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट दिया ऑन द बेस ऑफ बी आर अम्बेडकर, बिकॉज ही वॉज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिप्रेस क्लास. सो इनको सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट का ये जो स्कीम थी इनको दे दी गई. दैट वाज बाय ब्रिटिश. और ये दिया किसने? द पीएम ऑफ ब्रिटिश. द पीएम वाज कॉल्ड एज Ramsay MacDonald. So it was August 16, 1932 when he gave the separate communal electorate to the depressed class. ठीक है? So give heading as Communal Award and Pune Pact. Communal Award and Pune Pact. और साथ साथ इसमें माइनॉरिटीज भी थी. एक तो डिप्रेस क्लास था, लेकिन साथ साथ माइनॉरिटी, जो बाकी माइनॉरिटीज थी, जितने भी इनको माइनॉरिटीज दिखती थी, उनके लिए क्या था? सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट होता था. ठीक है? माइनॉरिटीज हम किन्हें कहते हैं? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज कौन कौन सी है? कोई भी कैसे हो सकती है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज कौन कौन सी है? कौन कौन सी माइनॉरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? आई एम सेइंग दैट फंडामेंटल राइट्स में कहीं नहीं है. 29 है, 30 है, लेकिन वहां पे फिर भी डिफाइन नहीं है. माइनॉरिटीज दो तरह की बताई गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. दैट इज लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस. ठीक है? लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, ये दो माइनॉरिटीज है यहाँ पे. जैसे मुस्लिम्स इज अ माइनॉरिटी क्लास. लिंग्विस्टिक मतलब कोई लैंग्वेज के बोलने वाले कम लोग बच्चे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. माइनॉरिटीज के लिए क्या फंडामेंटल राइट है? कि वो अपने इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं. लैंग्वेज के लिए भी अगर आप हमें कल को दिखेगा कि कश्मीरी लैंग्वेज बहुत कम हो रही है, तो हम कश्मीरी सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं. ये हमारा फंडामेंटल राइट है. लेकिन जब हमारी लैंग्वेज बनेगी माइनॉरिटी लैंग्वेज, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटीज ऑन द बेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड द रिलीजियस. ठीक है? तो उस टाइम पे जो भी माइनॉरिटीज इनको दिखती थी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, सो ऑल ऑफ द माइनॉरिटीज वर गिवन द कम्युनल इलेक्टोरेट बाय द रैमसे मैकडोनाल्ड. दैट वाज द कम्युनल अवार्ड. एंड इसके रिएक्शन में क्या आया? पूना पैक्ट. विल नॉट डिस्कस पूना पैक्ट अभी, फिलहाल आप लिखिए. वो वही क्या बताता है? बताओ जरा. उसे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बताया गया कि लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस है. क्या बताता आर्टिकल 29? किनके लिए? वो 28 होना चाहिए. वो तो 28 होना चाहिए जो आप कह रहे हो. नहीं, जो वो कह रहे थे इंस्ट्रक्शंस फॉर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेटली ओन्ड, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, मद्रसास या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए उनको आर्टिकल 28 में. व्हाट इज 29? नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? 29 के बाद कौन सा आर्टिकल लिखा है?
define. हाँ as well as in clarifying minorities on the basis of religion and language. हो गया। बस खाली यही तो उसका हाँ बस Minority. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, ये आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि इनको हक है कि वो अपने आप से इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। 29 क्या है? और ये खुद ही बताता है कौन से बेसिस पे माइनॉरिटीज है, लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे। Language, scriptural cultures को करना fundamental right. सर 29 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। और फिर मत वहाँ पे डिफाइन है कौन है। 30 में बोल रहा हूँ मैं, हाँ 30 में लिखा है कि माइनॉरिटीज दो टाइप की होंगी, ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज एंड ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ठीक है। हाँ तो आई वाज सेइंग दैट ही गिव दैट सेपरेट communal electorate to the depressed class as well as to the minorities, ठीक है। So you write in this heading आपने दी communal award and Pune Pact. So in this you will write on August 16, 1932, on August 16, 1932, British Prime Minister Ramsay MacDonald, British Prime Minister Ramsay MacDonald announced communal award for depressed class, communal award for depressed class and minorities. For depressed class and minorities. Next लिखिए, it was another expression of divide and rule policy, to which Congress neither accepted, nor rejected. तो किया क्या कांग्रेस ने, उन्होंने कहा कि चलिए ओपिनियन जानते कि इनका डिप्रेस क्लास का ही। कांग्रेस ने कहा ना तो हम एक्सेप्ट करते इस कम्युनल अवार्ड को, ना तो रिजेक्ट करते। वी विल आस्क द किनको, जो माइनॉरिटीज है, जो डिप्रेस क्लास है, इन्हीं से पूछ लेते क्या ये सही है या गलत है। फिर रही बात गांधी का क्या इस पे रिस्पॉन्स था जब ये कम्युनल अवार्ड दिया गया किसको, डिप्रेस क्लास और माइनॉरिटीज को। उसने सीधे कहा फ्रॉम द जेल दैट इट्स अटैक ऑन इंडियन यूनिटी, ये उसको तोड़ना चाहते हैं। और एक बार क्या मतलब है इस चीज का, डिप्रेस क्लास को आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हो, क्योंकि अगर आपने ये किया, जो हम अनटचेबिलिटी खत्म करना चाहते थे, वो तो फिर कभी खत्म होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप अभी से इनके दिमाग में डाल रहे हो अलग हो। कम्युनल अवार्ड जब आप दे रहे हो ऑन द बेस ऑफ किस पे, डिप्रेस्ड क्लास, आप जब इनको अलग ही बनाओगे तो फिर अनटचेबिलिटी खत्म होगी कब? क्योंकि लोगों के दिमाग में हमेशा रहेगा ये अलग लोग हैं हमसे। तो अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए इनको पहले हमें पार्ट समझना है किसका, हिंदू फोल्ड का ही। जब हम इसको अपना समझेंगे, इनको कोई अलग क्लास नहीं बनाएंगे इनका, तभी हम सोच सकते हैं अनटचेबिलिटी खत्म करने का, ठीक है। तो उस टाइम पे ना तो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया एट द एंड, लेकिन कभी अनटचेबिलिटी खत्म हुई भी नहीं, बस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया आर्टिकल 17। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी इज प्रैक्टिस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट टू राइट, या इसी में लिखेंगे आप, हमने क्या लिखा भी, दैट नॉट रिजेक्टेड इट, एल्स दे सीक्ड, कंटिन्यू करिए, else they seeked the opinion of minorities, else they seeked, 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 else they seeked the opinion of minorities on this matter, opinion of minorities on this matter. तो नेक्स्ट सब हेडिंग इसी में देंगे आप कम्युनल अवार्ड में, गांधीज रिस्पॉन्स। गांधी का रिस्पॉन्स इसीलिए क्या था, इसके लिए क्या था, जब कम्युनल अवार्ड दिया गया डिप्रेस्ड क्लास को, गांधीज रिस्पॉन्स, बस इतना लिखो, गांधीज रिस्पॉन्स। नंबर 1, he saw it as an attack on Indian unity. He saw it as an attack on Indian unity and nationalism.
Indian unity and nationalism. Next देखिए, he was of the view that once depressed classes are to be treated as minorities. Once depressed classes are to be treated as minorities. And separate political entities. Treated as minorities and separate political entities. Then the question of abolishing untouchability. Will be undermined and untouchables will remain untouchables forever. So गांधी ने क्या किया? 20 सितंबर 1932 को, ठीक है, he declared the और इस टाइम पे it was fast unto death. That was Gandhi's response towards the communal award. अब जब ऐसा हो गया तो बी आर अम्बेडकर सोच में पड़ गया कि इसने तो इसलिए किया कि तो मेरी वजह से मिला इनको सेपरेट, बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग द पीपल, डिप्रेस्ड क्लास, सो दे गॉट दी सेपरेट इलेक्टोरेट. तो गांधी का अगर ये रिस्पॉन्स, अगर गांधी की डेथ होगी तो ये सब किस पे आएगा? बी आर अम्बेडकर पे ही आएगा. तो इस वजह से मजबूरी में आके बी आर अम्बेडकर को साइन करना पड़ा एक पैक्ट कॉल्ड एज पूना पैक्ट. ठीक है, किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ. बट महात्मा गांधी वॉज इन जेल. सो महात्मा गांधी के बेसिस पे ये पूना पैक्ट किसने साइन किया विद बी आर अम्बेडकर? इट वॉज मदन मोहन मालविया. It was a pact between Gandhi and Ambedkar, but on the basis of Gandhi it was signed by मदन मोहन मालविया, जिसमें यह बोला गया कि किसी भी सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं दिया जाएगा टू द डिप्रेस्ड क्लासेस. तो जिसको बी आर अम्बेडकर ने एक्सेप्ट किया. बदले में क्या किया गया उस टाइम पे? दैट उनके लिए सीट्स बढ़ाई गई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. इनके लिए जो सीट्स थी रिजर्व, दैट वाज 71. ठीक है, 71 से दिस फिगर केम टू 147. इनके लिए सिक्योरिटी रखनी थी कुछ ना कुछ. अगर बी आर अम्बेडकर ने माना किसको? पूना पैक्ट को. पूना पैक्ट मतलब कि वहां पे साइन किया गया इसको, क्योंकि वो कहां थे? पूना में ही थे, इन द येरावड़ा जेल. सो वहीं पे ऑन द बेस ऑफ गांधी मदन मोहन मालविया साइन दिस पूना पैक्ट विद बी आर अम्बेडकर. बट साथ में ये एश्योरिटी दी गई कि जो इनकी रिजर्व सीट्स होंगी प्रोविंशियल असेंबलीज में, वो कितने होंगी? 147. ठीक है, तो नेक्स्ट विल राइट गांधी रिस्पॉन्डेड विथ Gandhi responded with fast unto death on September 20th, 1932. On September 20, 1932, September 20, 1932, which led to the Pune Pact. Which led to the Pune Pact. तो नेक्स्ट सब हेडिंग देंगे आप पूना पैक्ट. नेक्स्ट सब हेडिंग है पूना पैक्ट. Pune Pact. And this will write, it was a pact which was signed between
signed between Mahatma Gandhi signed between Mahatma Gandhi, वहीं ब्रैकेट्स में लिखना महात्मा गांधी की जगह पे ऑन हिज बिहाफ मदन मोहन मालवीय साइंड इट, वहीं ब्रैकेट्स में लिखना ऑन गांधीज बिहाफ मदन मोहन मालवीय साइंड इट. On his behalf, Madan Mohan Malviya signed it, and फिर आगे and B.R. Ambedkar and B.R. Ambedkar. Next, okay, the pact abandoned separate electorate. The pact abandoned separate electorate for depressed classes. The pact abandoned separate electorate for depressed classes. Next, number third, seats reserved for them increased to 147 from 71. Seats reserved for them increased to 147 from 71 in provincial legislative assembly. In provincial legislative assembly. और साथ साथ एक और एश्योरेंस दी गई इस पूना पैक्ट में कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें 18% ऑफ सीट्स जो होंगी वो होंगी रिजर्व फॉर दीज डिप्रेस्ड क्लासेस. ठीक है, और एक और एश्योरिटी थी इसमें पूना पैक्ट में जो लिखी गई थी. सो यू राइट नेक्स्ट पॉइंट, इट रिजर्व्ड 18% ऑफ सीट्स. It reserved 18% of seats in Central Legislative Assembly. Yeah, it reserved 18% of seats for depressed classes. It reserved 18% of seats for depressed classes in Central Legislative Assembly. In Central Legislative Assembly. आज वहीं पे रोक रहा हूँ क्लास को, कलम देखेंगे गांधी ने फिर और क्या एक्शंस ली किसके लिए, इन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, अनटचेबल्स के लिए. जैसे उसने सेट किया दैट वाज ऑल इंडिया दिस एंटी अनटचेबिलिटी लीग. इट वाज सेट बाय गांधी. उसने कैसे हरिजन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम को दिस शुरू किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अनटचेबल्स. ठीक है, तो उसने कुछ एक्शंस लिए थे ताकि इनको लगे अनटचेबल्स को कि वो पार्ट है हिंदुइज्म का, वो हम में से ही है, सब उनको अलग फील नहीं कराने देना है. दैट वाज दिस एक्शंस ऑफ गांधी आफ्टर द पूना पैक्ट. क्लियर है? थैंक यू फॉर टुडे. मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास.